क्या हाल है? यह नोवोरोसिस्क है, एक रूसी हमला पनडुब्बी। मई 2025 में उसने इंग्लिश चैनल से उकसाने वाली यात्रा की। सतह पर आया, जानबूझकर सबको दिखाई दिया, जैसे कह रहा हो हम यहाँ हैं और आप हमें रोक नहीं सकते। रॉयल नेवी यानी ब्रिटिश नौसेना को उसे बाहर निकालने के लिए जहाज़ों व हेलीकॉप्टरों से निगरानी करनी पड़ी। यह ताकत का एक स्पष्ट प्रदर्शन था और रूस का एक विशिष्ट रवैया था। यूटीएम के पीछे नौसैनिकों की धमकाने की कार्रवाई। सितंबर के अंत में यही पनडुब्बी जिब्राल्टर जलडमरू मध्य में सतह पर आने को मजबूर हुई थी। इस बार यह शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे कई लोग शर्मनाक मानते हैं और जो रूस के छुपे रहस्यों को उजागर करता है। आइए इस कहानी की शुरुआत उस सवाल का जवाब देकर करते हैं जो मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग अभी पूछ रहे हैं। असल में हुआ क्या था? छब्बीस और 27 सितंबर के बीच नोवोरोसिस्क में एक भयानक तकनीकी खराबी आ गई थी। यह कोई साधारण खराबी नहीं थी। पनडुब्बी की ईंधन प्रणाली में बड़ा रिसाव शुरू हो गया था। डीजल सीधे पनडुब्बी के पोतखाने में बह रहा था। लीटर दर लीटर ईंधन एक बंद जगह के अंदर जमा हो रहा था। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। आप पानी के नीचे एक धातु की नली के अंदर हैं और आपके चारों ओर का हिस्सा ईंधन से भर रहा है। वाष्प जहरीला है। एक चिंगारी से सब खत्म हो सकता है। 27 तारीख को चालक दल ने स्वीकार किया और घोषणा की कि विस्फोट का खतरा था। हम 52 लोगों की बात कर रहे हैं जो एक संभावित बम के अंदर फंसे हुए हैं। अब सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। चालक दल समस्या को ठीक नहीं कर सका। कारण था कि जहाज पर कोई अतिरिक्त पुर्जे नहीं थे, एक भी नहीं। और इससे भी गंभीर बात यह थी कि चालक दल में कोई भी योग्य विशेषज्ञ नहीं था जो मरम्मत कर सके। सोचिए जरा, एक युद्धक पनडुब्बी जो सक्रिय मिशन पर है, उसके पास अपनी खुद की सुरक्षा के लिए बुनियादी उपकरण भी नहीं है। जो समाधान उन्होंने निकाला वह कम से कम बेहद निराशाजनक था। ईंधन के जमा होने से विस्फोट न हो जाए, इसके लिए चालक दल को सारा डीजल सीधे भूमध्य सागर में छोड़ना पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक में एक पर्यावरणीय आपदा पैदा करनी पड़ी। या तो यही करना था या फिर विस्फोट हो जाता। और जानते हैं इस कहानी की सबसे डरावनी बात क्या है? रूस ने इनमें से कुछ भी घोषित नहीं किया। रूसी रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से चुप रहा। ये कहानी एक टेलीग्राम चैनल ने बताई जो रूसी सुरक्षा एजेंसियों के अंदर की जानकारी लीक करने के लिए जाना जाता है। और जैसा कि आप पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं, रूसी सरकार इस चैनल से नफरत करती है। इतना ही नहीं, उसने इसे विदेशी एजेंट घोषित कर दिया है और लगातार इसे प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश करती रहती है। जब सरकार किसी स्रोत को सेंसर करती है तो वह खुले घाव पर हाथ रखती है। और यहाँ घाव बहुत गहरा है, क्योंकि जब रूस चुप था, नाटो सब कुछ देख रहा था। ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश जहाज, गश्ती विमान, पनडुब्बी जिसे अदृश्य होना चाहिए था, अब स्पॉटलाइट में थी और रियल टाइम में ट्रैक की जा रही थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषक नोवोरोसिस्क और उसके सपोर्ट टगबोट की जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से गुजरने की गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। अब रुककर सोचिए, एक पनडुब्बी एक चीज की वजह से काम करती है, रहस्य। उसकी ताकत इसी में है कि उसे कोई देख नहीं सकता। नोवोरोसिस्क, देखिए, उसने ये बढ़त पूरी तरह से खो दी थी। जो सोचते हैं ये पनडुब्बी पुराना कबाड़ या सोवियत दौर की बची चीज है जिसे रूस जबरदस्ती चला रहा है, वो गलत हैं। नहीं, ये उससे भी बुरा है। नोवोरोसिस्क 2010 में बनाया गया था, 2014 में सेवा में आया और जब यह खराब हुआ तब इसे सिर्फ 11 साल ही हुए थे। यह एक सुधारित किलो क्लास की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 636.3 रूस के सबसे आधुनिक मॉडलों में से एक। नाटो इसे ब्लैक होल कहता है क्योंकि यह बेहद शांत है और यह अपनी इलेक्ट्रिक बैटरियों पर चलने पर पकड़ना नामुमकिन होता है। इसकी लंबाई 74 मीटर है।
इसमें 52 लोगों का दल है और यह समुद्र में 45 दिन तक रह सकता है। यह कोई साधारण पनडुब्बी नहीं, इसमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं और यह 18 टॉर्पीडो या समुद्री बारूदी सुरंगें दाग सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। कलीबीर ये मिसाइलें लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। ये जमीन पर स्थित लक्ष्यों को भेद सकती हैं और परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हम एक ऐसे पनडुब्बी की बात कर रहे हैं जो सक्रिय युद्ध सेवा में थी। वो किसी बंदरगाह में रखी हुई मरम्मत का इंतजार नहीं कर रही थी। वो मिशन पर थी, भूमध्य सागर में रूस का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, टूटने से 4 महीने पहले उसने चुनौतीपूर्ण तरीके से इंग्लिश चैनल पार किया था, ताकत दिखाते हुए, जैसे दुनिया को कह रहा हो हम यहाँ हैं। अब वो पानी में बेकार पड़ा था। और ये अकेला मामला नहीं है। जून 2024 में एक और रूसी पनडुब्बी हवाना क्यूबा पहुंची। कजान, एक यासेन एम क्लास की परमाणु पनडुब्बी, रूसी बेड़े की सबसे उन्नत पनडुब्बी। रूस ने इस यात्रा का खूब प्रचार किया। वो ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन जब कजान पहुंचा तो तस्वीरों ने एक गंभीर समस्या उजागर कर दी। हुल के साइलेंसिंग पैनल्स के बड़े बड़े टुकड़े निकल रहे थे। वे पैनल्स आवाज को सोख लेते हैं। ये सबमरीन को अदृश्य बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। सोनार के लिए इनके बिना सबमरीन शोर करने लगती है, अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देती है। एक सबमरीन जो बेड़े का गर्व थी, उसके टुकड़े गिरते देखना शर्मनाक था। और भी है। अगस्त 2025 में एक रूसी कॉर्वेट जिसका नाम विश्नी वोलोतियोक था ने आजोव सागर में एक नागरिक तेल टैंकर से टक्कर खा ली। उसके ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा। और क्या आप जानना चाहते हैं कि रूस ने क्या किया? उसने आधिकारिक दस्तावेजों में हेरफेर की और कहा कि नुकसान यूक्रेनी ड्रोन द्वारा हुआ था। उसने अपनी अक्षमता छुपाने के लिए बेहिचक झूठ बोला। आप एक पैटर्न बनता हुआ देख सकते हैं। देखिए, रूसी नौसेना सिर्फ तकनीकी समस्याओं का सामना नहीं कर रही है, वह प्रणालीगत पतन का शिकार हो रही है। और यह 3 मुख्य कारणों से हो रहा है। सबसे पहले प्रतिबंध हैं। 2014 से लेकिन खासकर 2022 के बाद रूस भारी प्रतिबंधों के तहत है। ये प्रतिबंध रक्षा क्षेत्र को लक्षित करते हैं। रूस हमेशा उन्नत प्रणालियों के लिए विदेशी घटकों पर निर्भर रहा है। अब ये पुर्जे पाना मुश्किल, महंगे और समय साध्य हैं। वे तीसरे देशों से आयात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बाधाएं आती हैं और पुर्जों की कमी से रखरखाव नहीं हो पाता। ऐसा होता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था युद्ध मोड में है। सारे संसाधन यूक्रेन जा रहे हैं। टैंक, गोला बारूद, जमीनी सेना के लिए उपकरण। और क्या आप जानना चाहते हैं कि उन जहाजों की नियमित मरम्मत का क्या होता है जो पहले से ही तैनात हैं? वो सब पीछे छूट जाता है। नोवोरोसियस्क एक अच्छा उदाहरण है। पनडुब्बी को कुछ पुर्जों की जरूरत थी, लेकिन वो पुर्जे उपलब्ध नहीं थे। शायद वो किसी गोदाम में पड़े हों, या शायद अब वो पुर्जे मौजूद ही ना हों। लॉजिस्टिक्स सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। और अंत में, और सबसे चौंकाने वाली बात, काला सागर की नौसेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है और नोवोरोसियस्क उसी बेड़े का हिस्सा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस बेड़े को अकल्पनीय नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने अपनी छोटी नौसेना के बावजूद काला सागर में रूस के 30-40% जहाज नष्ट कर दिए। उसने नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलों से यह किया। पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और सतह पर चलने वाले ड्रोन, विस्फोटकों से भरी छोटी मानव रहित नौकाएं। नुकसानों की सूची काफी प्रभावशाली है। सबसे प्रतीकात्मक नुकसानों में से एक था क्रूजर मोस्कवा, जो अप्रैल 2022 में डूबा दिया गया था। यह जहाज एडमिरल था, लेकिन कई लैंडिंग जहाज भी तबाह किए गए, कॉर्वेट्स, गश्ती नौकाएं भी। और सितंबर 2023 में सेवास्तोपोल के शिपयार्ड पर एक यूक्रेनी हमले ने
रोस्तोव ऑन डॉन को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जो नोवोरोसियस्क का भाई पनडुब्बी है। पनडुब्बियां बंदरगाह में भी सुरक्षित नहीं थीं। इन नुकसानों ने रूस को मजबूर कर दिया कि वह अपने सबसे कीमती जहाजों को कब्जे वाले क्रीमिया के सेवास्तोपोल से हटाकर रूसी मुख्य भूमि के नोवोरोसियस्क बंदरगाह में ले जाए। यह रूस के लिए अपमानजनक वापसी थी। उसने काले सागर के पश्चिमी हिस्से का नियंत्रण और नाकाबंदी खो दी। और यूक्रेन, ठीक है, उन्होंने अनाज निर्यात के लिए एक मानवीय गलियारा स्थापित करने में सफलता पाई, जो उनके लिए एक रणनीतिक जीत थी। लेकिन इसमें एक और भी गहरा झटका है, कुछ ऐसा जो नोवोरोसियस्क की विफलता को न केवल अनुमानित बल्कि अपरिहार्य बना देता है। टार्टस का नुकसान ऐसा इसलिए क्योंकि भूमध्य सागर एक रणनीतिक क्षेत्र है। नाटो के लिए यह दक्षिणी मोर्चा है, रूस के लिए यह मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका में शक्ति का प्रदर्शन करने और नाटो को चुनौती देने का एक तरीका है। 2013 से रूस ने भूमध्य सागर में स्थायी नौसैनिक बल रखा, लेकिन यह उपस्थिति निर्भर थी। टार्टस यह सोवियत संघ के पूर्व क्षेत्र के बाहर रूस का एकमात्र नौसैनिक अड्डा था। सीरियाई गृह युद्ध में रूसी हस्तक्षेप के दौरान रूस ने इस अड्डे का विस्तार और आधुनिकीकरण किया। टार्टस एक बेड़े को जरूरत की हर चीज मुहैया कराता था। रिफिलिंग, ईंधन भरना, रख रखाव और क्रू की अदला बदली। इसके बिना भूमध्य सागर में लंबे समय तक जहाजों को बनाए रखना तार्किक रूप से असंभव है। लेकिन 2024 के अंत में बशर अल असद की सरकार गिर गई। सीरिया की नई सरकार ने रूस के साथ समझौता रद्द कर दिया और इस तरह रूसियों को जल्दी से बेस खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अपमानजनक वापसी, और इसका असर तुरंत हुआ। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जैसे नोवोरोसियस्क परमाणु पनडुब्बियों जैसी नहीं होती। उन्हें अपनी बैटरियां बार बार चार्ज करनी पड़ती हैं। इसका मतलब है किसी बंदरगाह पर जाना या सतह के पास स्नॉर्कल का इस्तेमाल करना। टार्टस के बिना इन पनडुब्बियों को भूमध्य सागर में चालू रखना असंभव हो गया। जनवरी 2025 में नौसेना विश्लेषकों ने रिपोर्ट किया कि रूस के पास अब भूमध्य सागर में कोई भी पनडुब्बी नहीं बची थी। नोवोरोसियस्क आखिरी था जो जिब्राल्टर की खाड़ी से बाहर गया। 2025 में उसकी वापसी नौसैनिक उपस्थिति का भ्रम बनाए रखने की एक कोशिश थी, लेकिन यह एक छलावा था। रूस आवश्यक बुनियादी ढांचे के बिना संचालन करने की कोशिश कर रहा था। नोवोरोसियस्क अत्यधिक दबाव में काम कर रहा था। किसी भी मित्र बंदरगाह से दूर जो उचित रखरखाव प्रदान कर सके, और उसके पीछे आपूर्ति श्रृंखला टूटी हुई थी। ईंधन प्रणाली की विफलता कोई दुर्भाग्य नहीं थी, यह एक तार्किक रूप से असंभव संचालन का भौतिक परिणाम था। ये असहनीय परिस्थितियों में पहली महत्वपूर्ण चीज थी जो टूट गई। पनडुब्बी सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि क्षेत्र में रूसी नौसेना की विश्वसनीयता के आखिरी अवशेष भी खो रही थी। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह दृश्य दर्दनाक रूप से जाना पहचाना है, क्योंकि वह पहले भी इस बुरे सपने को जी चुके हैं। 12 अगस्त 2000 का दिन था। परमाणु पनडुब्बी के 141 कुर्स्क बारेंट्स सागर में डूब रही थी। 118 लोग मारे गए थे। कारण था एक दोषपूर्ण टॉर्पीडो में विस्फोट जो अभ्यास के दौरान हुआ था। प्रारंभिक विस्फोट से दूसरी विनाशकारी विस्फोट हुआ, जिससे पनडुब्बी का अगला हिस्सा नष्ट हो गया। लेकिन कुर्स्क को और बड़ी त्रासदी सरकार की प्रतिक्रिया ने बना दिया। व्लादिमीर पुतिन अपने राष्ट्रपति पद के पहले साल में थे। जब हादसा हुआ तब वह काले सागर के एक रिसोर्ट में छुट्टियां मना रहे थे। और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वह वहां 4 दिन तक रुके रहे। इस दौरान रूसी नाविक मर रहे थे। रूस ने भी तुरंत अंतरराष्ट्रीय मदद नहीं मांगी, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे ने उन्नत बचाव पनडुब्बियां पेश की थीं। रूस ने इनकार कर दिया। और आप वजह जानना चाहते हैं? गर्व, नौसेना की अक्षमता उजागर होने का डर, कमजोरी दिखाने का डर। बाद में एक अधिकारी के शव से पर्ची मिली
23 नाविक शुरुआती विस्फोट में बच गए थे। वे पीछे के डिब्बे में शरण लिए हुए थे, बचाव का इंतजार कर रहे थे। रूसी बचाव प्रयास बार बार असफल रहे। रूस ने जब विदेशी मदद स्वीकार की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी मर चुके थे। व्लादिमीर पुतिन को 2000 में एक कठिन चुनाव का सामना करना पड़ा। असफलता स्वीकार करना और पश्चिम से मदद लेना, या अपने नाविकों की जान की कीमत पर राष्ट्रीय गर्व को गुप्त रखने और इनकार करने का रास्ता चुनना। उन्होंने गर्व को चुना। रूसी सरकार ने कुर्स्क से नौसैनिक सुरक्षा सुधारने के बजाय जानकारी नियंत्रित करना सीखा। 2000 में पुतिन को रूसी मीडिया द्वारा घेर लिया गया था, जो उस समय अभी भी स्वतंत्र थी। ANTV ने सरकार की तीखी आलोचनाएं प्रसारित की, रोती हुई परिवारों का इंटरव्यू लिया। यह जनसंपर्क के लिए एक आपदा थी, नए राष्ट्रपति के लिए एक अत्यंत राजनीतिक कमजोरी थी। आने वाले महीनों और वर्षों में सरकार ने प्रमुख टेलीविजन नेटवर्कों पर नियंत्रण कर लिया। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस तरह की सार्वजनिक अपमानजनक घटना फिर कभी न हो। 25 साल बाद नोवोरोसिस्क भी वही दुविधा पेश करता है। रूस और नाटो यूक्रेन के कारण सीधे टकराव में हैं। एक विरोधी की मदद स्वीकार करना और भी ज्यादा अपमानजनक होगा। इतिहास से पता चलता है कि अगर स्थिति और बिगड़ जाती तो नोवोरोसिस्क के चालक दल को राजनीतिक गर्व के कारण बलिदान कर दिया जाता, जैसा कुर्स्क के बचे लोगों के साथ हुआ। लेकिन 2025 में एक फर्क है, वह सूचना नियंत्रण जो पुतिन ने 2 दशकों में बनाया था, अब टूट रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम हैं, जहां चैनल इन लीक को प्रकाशित करते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रियल टाइम में मूवमेंट्स को ट्रैक करती है। अब सोवियत शैली की पूरी तरह से पर्दा डालना अब संभव नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूसी अटैक सबमरीन नोवोरोसिस्क की तस्वीर, जो नाटो के पिछवाड़े में निष्क्रिय और बहती हुई है, यह सिर्फ एक अलग थलग नौसैनिक घटना से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा क्षण है जहां रूसी सैन्य पतन के सभी संकेत एक ही जंग लगे ढांचे पर आकर मिल जाते हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रूस अभी भी अपनी स्थिति एक वैश्विक नौसैनिक शक्ति के रूप में बनाए रख सकता है? क्या वह युग खत्म हो गया है? अपना जवाब यहाँ कमेंट्स में दें। अगर इस सामग्री ने आपको कुछ मूल्य दिया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इन विषयों में भी रुचि हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो न चूकें। अगली बार तक के लिए